नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का समाधान बैच में। जीएस का पेपर 2 लेकर हम लोग आए हैं डे 23 पर और लगातार हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और महत्वपूर्ण और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने डेली उपस्थित होते हैं। आप लोग को कोई क्वेरी हो एडमिशन संबंधित, इन दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन के लिए जो भी जानकारी चाहिए आप इस पे ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग का ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसकी फीस है 5100। इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन पर पेपर के 400 और 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके यूपी स्पेशल के होंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों को पूरा बेस मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज बेस मटेरियल इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोग्राम बाइलिंगुअल में है। सभी मटेरियल, सभी कंटेंट, सारी चीज़ें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। टारगेट है हमारा यूपीएससी और यूपीपीएससी 2023 का। तो बहुत ही शानदार श्रृंखला ये 1 नवंबर से हमारी संचालित हो रही है। आप लोग से जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 को लेकर चलेंगे, जिसमें आज का भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना के कुछ तत्वों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में मूलभूत संरचना के क्रमिक विकास का वर्णन करें। देखिए, इस बार 2022 में भी मूलभूत संरचना से जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में था। ठीक है, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन भी है एग्जैक्टली ये, तो इंपॉर्टेंट है। 200 शब्दों के लिए ये क्वेश्चन है आपका, मतलब 12 नंबर वाला। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि पहले 2-3 लाइन की एक अच्छी सी प्रस्तावना जरूर लिखेंगे, जैसे कि आपने द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973 व्हिच इंपोजेस लिमिट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट हैज नो क्लियर डेफिनेशन। मतलब कुल मिला के 1973 के माध्यम से जो केशवानंद भारती था, उसके माध्यम से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया है और अभी तक कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा नहीं है हमारे पास, या सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है जो एकदम क्लियर कट बता सके कि ये पार्ट जो है मूलभूत संरचना का होगा। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने निर्णयों के द्वारा मूलभूत स्ट्रक्चर को डिफाइन करता रहता है और उसमें चीजों को एड ऑन करता रहता है। तो भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना कुछ तत्व जो है निम्नलिखित हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय प्रणाली, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे मूलभूत संरचना के तत्व के रूप में देखे जाते हैं। मतलब इसमें आप बदलाव, मूलभूत का मतलब हुआ कि इसमें आप बदलाव नहीं कर सकती, संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती। अगर संसद इन और या अन्य जो कि मूलभूत तत्व माने जाएंगे, अगर उसमें संसद कोई परिवर्तन करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा और उसे शून्य घोषित कर देगा परिवर्तन को। ठीक है, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायिक समीक्षा, विधि का शासन, स्वतंत्रता और चुनाव, ये सब क्या है, ये सब कुछ स्पेशल आपके मूल संरचना के तत्व हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में मूलभूत संरचना का क्रमिक विकास जो है अभी जारी है। शंकरी प्रसाद वाद जो 1951 था, संसद में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संसद की शक्ति अंतर नहीं थे, इसमें कहा गया। ठीक है, शंकरी प्रसाद वाद में ये इसी कैसे कैसे विकास हुआ है इस पर बात करना था हमें, कैसे कैसे हुआ, जिसमें कहा गया 368 में जो कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। फिर गोलकनाथवाद जो था 1967 का, उसमें पहले वाली स्थिति को बदल दिया गया, मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती कहा गया। ठीक है, फिर आता है केशवानंद भारती मील का पत्थर 1973। गोलकनाथवाद में दिए गए अपने ही निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किंतु संविधान की मूलभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यहां से निकल के आता है ये शब्द संविधान की मूलभूत संरचना, और इसे अभी भी स्पष्ट डिफिनेशन नहीं मिल पाई है। फिर 1980 में मिनर्वा मिल में अनुच्छेद 368 के तहत प्रदान की गई संविधान संशोधन को संसद की शक्ति सीमित कर दी गई। संविधान संशोधन को संसद की शक्ति फिर से सीमित कर दी गई कि आप 368 में हर चीज, 368 के माध्यम से सब चीजों में आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मिनर्वा मिल 1980 में हुआ। और इसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा भी मूलभूत ढांचे का भाग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक अनन्य अधिकार था न्यायिक समीक्षा, उसे भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी मूलभूत ढांचे का पार्ट है और आप इसे ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर इसे ही समाप्त कर दो, इसलिए इसे भी आप समाप्त नहीं कर सकते। यानी न्यायिक समीक्षा भी अब क्या हो चुकी है, बेसिक स्ट्रक्चर का
पार्ट है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कब इसका केस कब जुड़ा? ये 1980 में। फिर वामन राव वाद 1981, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूलभूत संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद के सभी संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, यानी कि एक कट ऑफ डेट दे दी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो 24 अप्रैल 1973 की कट ऑफ डेट यानी केशवानंद भारती का जो कट ऑफ डेट दी गई थी कि इसके बाद के जो संवैधानिक संशोधन होंगे उसमें मूलभूत संरचना का सिद्धांत लागू होगा, ये किस केस से संबंधित है या कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो 1981 में वामन राव वाद में जो है इसके बारे में कहा गया। अतः इस प्रकार से मूलभूत संरचना के तत्व, मूलभूत संरचना का विकास स्पष्ट होता है और यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर निरंतर विकसित हो रहा है। अभी भी इसकी सूची लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को इसमें सुप्रीम कोर्ट सम्मिलित करता चला जा रहा है और इसीलिए इसका स्पष्ट परिभाषा नहीं है। और स्पष्ट परिभाषा इसलिए नहीं क्योंकि जब अगर स्पष्ट परिभाषा कर दी जाएगी उसी दिन इसमें कुछ एड ऑन करना जो है कठिन हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, इसकी भूमिका, कार्यप्रणाली और सीमाओं को स्पष्ट करें। देखिए तो क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए? क्या है, इसकी भूमिका बतानी है, कार्यप्रणाली बतानी है और इसकी सीमाएं हमें बतानी। स्पष्ट और फ्लैट सवाल है। व्हाट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक्सप्लेन इट्स रोल, फंक्शनिंग एंड लिमिटेशंस। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 द्वारा गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? सांविधिक संस्था है। ठीक है, यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका कार्य भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण करना है। ठीक, भूमिका, सलाहकार की भूमिका है, सरकार को मानवाधिकार संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है, अपनी वार्षिक और अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को भेजती है। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन का केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, ये इसकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। कार्यप्रणाली यानी कि कैसे कार्य करता है, सिविल न्याय जैसे अधिकार और शक्तियां इसको दी गई हैं। केंद्र व राज्य सरकार से कोई भी जानकारी अथवा रिपोर्ट मांग सकता है। आयोग के पास मानवाधिकार से उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु स्वयं का एक जांच दल होता है। पीड़ितों की क्षतिपूर्ति भुगतान से संबंधित सरकार व प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। ऐसे मामलों की जांच की जा सकती है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से कम हुआ हो। ठीक है, ये एक इनकी कार्यप्रणाली भी और ये सीमा भी है इनकी। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे तो उसको देखेंगे। सीमाएं क्या क्या है? धन का अपर्याप्त होना, यानी कि इनके पास जो संसाधन है वो अपर्याप्त है। मात्र सिफारसी अधिकार है, मतलब इनकी जो सिफारिशें होती हैं बाउंडेड नहीं होती हैं, सिर्फ क्या कहते हैं रिकमेंडरी प्रकार की होती है और सरकार चाहे तो माने चाहे तो न माने। केवल उन्हीं मामलों में जांच की जा सकती है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय का हो। इस पर लगातार विवाद बना हुआ है। इसे कहा जा रहा है कि इससे सीमा को बढ़ाई जानी चाहिए। केंद्रीय सशस्त्र बलों के बारे में एचआरसी की भूमिका सीमित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मामलों में जो केंद्रीय सशस्त्र बल होते हैं उसमें इनको रोका गया है। उनके द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन है उस पर ये जांच कुछ हद तक इन पर रोक लगाई गई, ये चेक नहीं कर सकते। मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों को दंड नहीं दे सकते, बस सिफारिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर है दंड कैसे देती, कितना देती है। सरकार द्वारा अक्सर इनकी शिकायतों को खारिज कर देना या आंशिक रूप से लागू करना इनकी जो है सीमा को दर्शाता है। ठीक है, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति, लिंग, नस्ल, पंथ, संस्कृति व सामाजिक स्थिति वालों को समान रूप से मानवाधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को मानवाधिकार आयोग की उपयुक्त सीमाओं को तोड़ते हुए और सशक्त बनाना होगा। इस दिशा में प्रयास करते हुए सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 जो है संसद में पास करा लिया है। तो आपको करना है क्योंकि इसके माध्यम से काफी इसमें बदलाव भी किए गए हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा न्यायपालिका से जुड़ा हुआ, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दें। ठीक है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का तात्पर्य नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण एवं समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका यानी सक्रिय भूमिका निभाना। मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ रही न्यायपालिका, जबकि न्यायपालिका का जो परंपरागत तरीका क्या है कार्य करने का कि जब न्यायपालिका के पास आप पहुंचेंगे तो न्यायपालिका विभिन्न तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आपको न्याय प्रदान करेगी, लेकिन जब तक आप उसके पास पहुंचोगे नहीं। लेकिन अभी वर्तमान जो स्वरूप हो रहा है उसमें न्यायपालिका देखती है ऐसे मुद्दों पर खुद सक्रिय होकर आगे बढ़ती है और वहां पर पीड़ित को न्याय देने का प्रयास करती है। इसी जो प्रक्रिया है इसी को न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम यूएसए में शुरू हुई न्यायिक सक्रियता की अवधारणा भारत में 1970 के दशक में सामने आई थी। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क है, क्यों ये सही है। ठीक है,
सुशासन को बढ़ावा देती है, जैसे विनीत नारायण वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लेने के लिए सरकार को निर्देश दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इसमें इस मामले को देखते हुए कहा इसने सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भैया ऐसा है कि इस मामले को जो है थोड़ा पारदर्शी लाया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सुशासन की अवधारणा को बढ़ा रहा है। जिन अत्यावश्यक मुद्दों पर प्राय सरकार को संसद के समर्थन नहीं मिल पाता, उन पर निर्णय देकर समाधान करती, जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है, जब कोई मामला फंस जाता है, सरकार अल्पमत या बहुमत या किसी अन्य कारण से उसे पास नहीं करा पाती, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देकर उस मामले को लीगलाइज कर देती है। उन मुद्दों को समाधान करती जहां पर सरकार प्राय अनिच्छुक सी रहती, जैसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद में पुलिस आयोग व बोर्ड के गठन के निर्देश, ताकि पुलिस बिना बाह्य दबाव के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसमें आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी सिफारिशों को लागू किया जाए और इनको पुलिस सुधार में इनकी जो सिफारिशों को लागू करके पुलिस बोर्ड और आयोग का गठन कर दिया जाए, ताकि जो पुलिस है वो निष्पक्ष होकर अपने कार्य को कर सके। इसी प्रकार भी हाल में आपने देखा 103वां संविधान जो ईडब्ल्यूएस वाला था मामला, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आगे बढ़कर उस मामले को लीगलिटी प्रदान कर दी। मानवाधिकारों को दबाव देकर न्याय प्रणाली में लोगों को विश्वास बढ़ाती है, जैसे बंधुआ शक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाना। ठीक है, तो इसके माध्यम से बंधुआ शक्ति मोर्चा ने क्या किया था, एक केस डाल के उसमें जो मूल अधिकार था यानी शिक्षा का अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार के रूप में कन्वर्ट करवा लिया। और आज जो है आपका आर्टिकल 21A के तहत जो है, आप यहाँ मेंशन कर देंगे, आर्टिकल 21A के तहत क्या है, शिक्षा क्या बन चुकी है, एक मौलिक अधिकार बन चुकी है। अगर आपको ये उपलब्ध नहीं है दिए गए स्लैब में शिक्षा, तो बच्चे या उसके माता पिता या कोई और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाके आर्टिकल 32 के तहत मुफ्त शिक्षा की डिमांड कर सकता है। विपक्ष में तर्क, जब बहुत से लोक महत्व के मामले लंबित हो तो न्यायिक सक्रियता समय की बर्बादी है। ऑलरेडी न्यायपालिका के पास बहुत ज्यादा काम पेंडिंग है, वो जो उनका मूल काम है उसे न करके इन मामलों में तो कहीं ना कहीं शामिल होना दिखाता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, या न्यायपालिका अपने आप को जो है पब्लिक डोमेन में लाना चाहती है या दिखाना चाहती है, इस तरीके की बातें उठने लगती हैं। कई जो विचारक हैं ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो उनके पास अपने जो मूलभूत कार्य है वो भी बहुत ज्यादा पेंडिंग, करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है, वो इनको सक्रिय होकर निपटाने चाहिए, न कि इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये काम विधायिका का है। न्यायपालिका के पास तकनीकी विशेषता का अभाव अथवा आर्थिक व पर्यावरण जैसे तकनीकी मामलों से निपटने में कम असर है। देखिए, न्यायपालिका लॉ फील्ड से जुड़ी हुई चीजों को अच्छे से समझ सकती है, लेकिन आपने कई मुद्दे ऐसे देखे होंगे, पर्यावरण जैसे मामले या किसी सड़क जैसे मामलों पर आगे बढ़कर डिसीजन देती है जो न्यायपालिका हमारी, तो ऐसे में उनके पास इस चीजों का अधिक अनुभव नहीं होता है। यानी कि जो जजेस होते हैं वो लॉ फील्ड के तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इन फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे मसलों को उन्हीं क्षेत्रों को हल करना चाहिए जहां पर इस क्षेत्र विशेष के एक्सपर्ट हो, न कि न्यायपालिका के द्वारा। विधायिका व कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह, जबकि न्यायपालिका नहीं। अतः सड़क सुरक्षा वाली याचिका में शराबबंदी आरोपित करने के लिए विधायिका का वोट प्रभावित। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि हाईवे किनारे दुकानों पर दुकानें बंद करने की बात कही गई। ठीक, जबकि ये काम किसका है, विधायिका का है और कार्यपालिका का है, जो कि जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका ऐसे आदेश देकर कहीं न कहीं जो पक्ष या विपक्ष है उनके वोट को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, ऐसा आरोप लगता है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। हमारे यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अलग अलग कार्य हैं, तीनों अपने अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में न कार्य करके एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप करना कहीं न कहीं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कुछ निर्णयों में न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते नजर आए, जैसे सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करना और रद्द मामलों में कुछ मामलों में दूरसंचार लाइसेंस रद्द करना। ये सब काम किसके हैं, ये सब अब ये क्या है, ये विधायिका का आदेश हो सकता है, कार्यपालिका इसको एक्जीक्यूट करवा सकती है, लेकिन न्यायपालिका इसे अनिवार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी मैटर को संवेदनशील बनाता है। हितों को महत्व, क्योंकि न्यायपालिका तो विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, जबकि स्वयं के मामले में जजों की संविधान पीठ बैठा देती है, जैसे NJAC। ठीक है, इस मामले में क्या कहती है कि ये हमारा खुद का मामला है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जब खुद जो है कहते हैं विधायिका और कार्यपालिका कार्यों में हस्तक्षेप करती हुई हमें
दिखाई देती है। तो ये सारे क्या है, आपके विपक्ष के तर्क हैं जो कि अपने आप में लॉजिकल है भाई, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए? हालांकि उपर्युक्त के बाद भी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक नवाचार लाती है। जहां कानून मौन हो जाता है, वहां जज व्यक्तिगत ज्ञान का प्रयोग करके निर्णय देते हैं। फिर भी जहां तक संभव हो, उन्हें प्रशासनिक आदेशों को न्यायिक आदेशों से विस्थापित करके उत्कृष्ट विधायिका की भूमिका में आने से बचना चाहिए, ताकि न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम के मध्य संतुलन बना रहे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने उत्तर को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, सलाह देते हुए कि न्यायपालिका को ऐसे मुद्दों में नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए जहां पर आवश्यकता न हो, यानी कि न्यायिक संयम की आवश्यकता हो, और न्यायिक सक्रियता को उस हद तक ही लागू करे कि वो दिखे कि न्यायिक सक्रियता, ऐसा ना लगे कि न्यायिक अति सक्रियता है। ठीक है, जैसे करके अपने उत्तर को आप समाप्त कर लोगे। अगला सवाल आपका जुड़ा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं से। तो पंचायती राज संस्थाओं के सकारात्मक पक्षों का उल्लंघन करने के साथ इसकी चुनौतियों का स्पष्ट करें, इसकी चुनौतियों को स्पष्ट करें। पंचायती राज संस्थाओं के सकारात्मक पक्षों का उल्लेख हो गया, सॉरी उल्लंघन हो गया, उल्लेख करने के साथ साथ इनकी चुनौतियां, तो मतलब क्या सकारात्मक पक्ष हैं वो बताने हैं हमें, और साथ साथ में हमें बताना है कि इनकी चुनौतियां क्या है। ठीक है, तो गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के क्रम में 1992 में 73वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन देखो, तो मैं बता चुका हूं कई बार आप लोगों को, क्वेश्चन को तोड़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, दो पार्ट है, एक में हमें सकारात्मक पक्ष बताना है और एक में हमें इनकी चुनौतियों के बारे में बताना है, यानी कि 6 नंबर में क्वेश्चन बटा हुआ है आपका, 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ये। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ठीक है, पंचायती राज का अर्थ क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। ठीक, हमने प्रस्तावना को छोटे से 2-3 लाइन में बता दिया। सकारात्मक पक्ष क्या है, प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक, प्रधान हो या फिर सदस्य हो। अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए महिलाओं हेतु कुल 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया, यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 29 विषयों का हस्तांतरण, अतः ग्रामीण विकास को बढ़ावा। 29 जो सूची है उसमें 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिस पर काम जो है आपकी ग्राम पंचायतें करेंगी। ग्रामीण विकास में SC ST OBC की बढ़ती भूमिका। इसमें क्या हुआ, चक्रानुचक्र जो क्या हमने लगाते हैं ये आरक्षण, उसके माध्यम से इनके विकास और ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका देखी जा सकती है। तब ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु निर्धारित धनराशि का उपयोग संबंधी निर्णय लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ग्राम सभा और ग्राम जो पंचायतें होती हैं वो ग्रामीण विकास से संबंधित अपने अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो पाई हैं, जो उनकी व्यक्तिगत और वास्तविक समस्या है। ठीक है, हर गांव की, हर ग्राम पंचायत की अलग अलग समस्या होती है, तो उस धन का प्रयोग अपनी वास्तविक समस्या के समाधान के लिए करने में सक्षम हुए हैं। राजनीतिक जागरूकता से शोषण में क्या है, कमी आई है। पहले क्या है, जबरदस्ती दबाव बना किसी को वोट दिलवा देते थे गांव के लोगों को। अभी क्या इनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि नहीं क्या मतलब होता है वोट का, क्या मतलब है चुनाव का, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये जान रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते अपने वोट के महत्व को पहचान रहे हैं, और अपने स्थानीय स्तर के चुनाव को तो महत्व दे ही रहे हैं, साथ साथ इसी ज्ञान के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, नौकर साहब में प्रभाव में कमी। पहले गांव में पुलिस घुस जाए या कोई अधिकारी आ जाए, बौखलाए घूमने लगते थे गांव के लोग, बेचारे सोचते तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। अभी क्या है, सब अपने अपने स्तर पर जागरूक हो चुके हैं। अब जो है इनके प्रभाव को इतने महत्वपूर्ण तरीके से नकारात्मक रूप से नहीं लेते, इतना डरते नहीं, बैठ के बात करते हैं, उनकी सहभागिता निभाते हैं उनके साथ, अगर कोई समस्या है तो मिलकर उनके साथ काम भी करने लगे हैं। ठीक, जाति पंचायतों जैसे पुरातन सामाजिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है इसके माध्यम से। देखिए पहले तो बहुत ज्यादा जाति प्रथा हावी थी गांव में, अभी क्या है, चुनाव के चक्कर में, जैसे मान लीजिए कोई जनरल की सीट है, चुनाव लड़ रहा है जनरल का व्यक्ति, तो हर जगह जाएगा, चाहे वो SC घर कहीं पे भी जाएगा, खाना खाएगा, सब कुछ आप देखते चुनाव के समय होता है ये सब। ठीक है, तो ये जो भेदभाव है ना जातिगत, वो भी कहीं ना कहीं से क्या हुआ है, दूर हुआ है। तो ये सारे क्या है, इसके पॉजिटिव साइड्स है। अब हम देखेंगे चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है। अधिकांश राज्यों में पंचायतों का फंड और हस्तांतरण नहीं है, मतलब फंड की लगातार कमी है। इनको 29 विषय तो दे दिए गए हैं, लेकिन उस विषय से जुड़े हुए फंड जो हैं राज्य सरकार इनको नहीं देती है, स्वयं कार्य कर रही होती है।
पंचायत राज अनुदान पर निर्भर है, ठीक है, चाहे राज्य वित्त आयोग हो चाहे केंद्रीय वित्त आयोग हो, उनके अनुदान से इनके पास खुद का वित्तीय के ऊपर संसाधन या कर लगाने को ऐसी शक्ति इनके पास नहीं, और है भी तो बहुत ही सीमित। पंचायतों को पूरे विषयों का हस्तांतरण नहीं किया गया, जो 29 विषय उल्लेख किए गए, कुछ राज्यों में कुछ राज्यों में कुछ, सभी जगह 29 के 29 विषय को नहीं दिए गए। राज्य अभी भी हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ति में देखे जा सकते हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों का निरस्त होना, ठीक है, उनका खड़े होते हैं और उनका पर्चा निरस्त कर दिया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक कारण हो चाहे किसी वजह से, इसमें भी क्या होता है, उनके हतोत्साहन आता है। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण अभी भी बहुत हद तक दूर होने के बाद भी नौकरशाही प्रधान को डांट फटकार लगा देते हैं, सदस्यों को डांट फटकार लगा देते हैं, डीएम आते हैं। जैसे आपने एक पंचायत सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने उसमें देखा था आपने कि कैसे शुरू में जब डीएम साहब आए तो सबको हड़का दिया उन्होंने, फिर बाद में जो क्या कहते हैं कि महिला प्रधान थी, उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी पावर आपसे ज़्यादा है और मेरा महत्व आपसे ज़्यादा है, तो डीएम साहब थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आएंगे ना। तो ये चीज़ें होती हैं। पक्षपाती राजनीति और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा शिकार कर रही है, क्योंकि अभी वैसे तो उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं कि पार्टियों को अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में पार्टियां जो हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी हो, वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं, और यहाँ पर न होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित किया जाता है। अनेक पंचायतों में पंचायत भवन, पूर्णकालिक ग्राम सचिव और आईसीटी, ठीक है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इतना बहुत ज़्यादा अभाव है कि ये लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने जिला मुख्यालय पर निर्भर हैं, ठीक है। तो इस आलोक में लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 2022 के अंत तक जो है कर लिया जाए भैया, सबके ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, विशेषकर इस कोरोना काल में। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वामी योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की थी कि पंचायतों को और सशक्त जो है बनाया जा सके। इस तरीके से हम लोग डेली 4 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, और ये 2 नंबर दिए गए हैं 76181458829453775039। इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस चालू किया गया है दोबारा से, आप लोग एडमिशन लेके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है पीसीएस 2023 का, तब तक आप लोगों को चाहिए आप लोग मेंस पढ़ें। और सही तरीका भी तैयारी का यही होता है कि जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक आपको मेंस पढ़ना चाहिए, और नोटिफिकेशन के बाद आपको प्री में लगना चाहिए, ठीक है। तो प्री जो है आपका जून में होना है, तो ऐसे में आपके पास पर्याप्त समय है कि अभी आप अपना मेंस तैयार कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 पेपर एक राउंड तो तैयार कर ही सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।